कहा ईडी की कार्रवाई से बौखलाए राहुल गांधी आज मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा इस कार्रवाई से हम हरगिज नहीं डरते। और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। राहुल गांधी डरे हुए, उन्हें बहुत डर लग रहा है, खौफ में है राहुल गांधी इस वक्त। इस कदर ईडी से डरे हैं राहुल कि पूछताछ कर ली, संपत्ति सील कर दी, अब कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए। विजुअल दीजिए प्लीज। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सील लगाई गई, पूरी चेन के साथ बांध दिया गया। इसके बाद से राहुल गांधी बहुत खौफजदा है, पूरी तरह से डरे और बौखलाए। अगली तस्वीर दिखाइए। राहुल गांधी आज पार्लियामेंट पहुंचे, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। जिस वक्त राहुल पार्लियामेंट पहुंचे बहुत गुस्से में थे, आग बबूला थे। कैसे कार्रवाई कर रही है ईडी, लेकिन सवाल कर रहे थे वो सरकार से। देखिए जरा, राहुल गांधी कह रहे हैं कर ले जो करना है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल ने कहा, उस पर संबित ने जवाब दिया, भ्रष्टाचारियों से न रण होगा और न रन होगा, दोनों में से कुछ नहीं होना है। राहुल ने कहा हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते। संबित ने जवाब में कहा कुछ गलत नहीं किया तो आखिर डर क्यों रहे। राहुल ने कहा सच्चाई को बैरिकेड नहीं किया जा सकता। तो संबित ने जवाब दिया क्यों, पूरी पार्टी विरोध पर उतर आई है। अगर बैरिकेड नहीं किया जा सकता तो देश की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा करते रहेंगे। यानी सोचिए, भ्रष्टाचार का मामला, उस पर राहुल को बुलाया गया सवालों के जवाब देने, संपत्ति सील हो गई, तो उसमें देश की रक्षा और लोकतंत्र की रक्षा कहां से आ गई। संबित ने कहा भ्रष्टाचार और लड़ाई साथ साथ नहीं चल सकते हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं कि राहुल गांधी क्या वाकई डरे और घबराए हैं। कहे तो कुछ ऐसा ही रहे, सुनिए जरा। देश के कानून और संविधान को पीठ दिखा करके रन, RUN रन, यह भी संभव नहीं है। भागने की कौन बात कर रहा है, भागने की वो बात कर रहे हैं। कर ले जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पहले तो कह रहे थे सत्याग्रह होगी, अब कह रहे हैं रण अर्थात युद्ध होगा। दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे, हम चुप नहीं होने वाले। क्या राहुल गांधी को वाकई डर लग रहा है? क्या पूरी कांग्रेस खौफ में है? उनके सबसे बड़े नेता तक ईडी का हाथ जो पहुंच चुका है, और राहुल सोनिया पर कार्रवाई हो सकती है, तो काली कमाई वाला कोई भी नहीं बचेगा, मतलब कोई भी। और यही वजह है राहुल और कांग्रेस शोर मचाकर, जोर जोर से चिल्लाकर अपना डर छिपा रहे हैं। अरे यू रिप्लाई। डरे हुए राहुल बार बार दोहरा रहे हैं, मैं मोदी से नहीं डरता। आप नेशनल अलर्ट की बात कर रहे हैं। जी सर। देखिए, ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे, हम चुप नहीं होने वाले हैं। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। भागने की कौन बात कर रहा है, भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए, सुनिए बात, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा काम है, सुनिए बोलने दीजिए, ठीक है। जो मेरा काम है, देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कुछ किया नहीं है तो इतना डर क्यों है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के बड़े नेताओं में, और खास करके सबका एक ही कवायद है, सबकी कवायद है कि किस प्रकार से एक ही परिवार के लिए हम आंदोलन करें, एक परिवार को कैसे बचाया जाए। देश का जो कानून है वो सबके लिए बराबर है, चाहे वो कांग्रेस की अध्यक्षा हो, चाहे वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हो, चाहे वो आम जनता हो, सबके लिए देश का संविधान, देश का कानून एक बराबर है। तो देश के कानून के साथ रण, देश के कानून के साथ युद्ध, यह संभव नहीं है। तो संबित पात्रा सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि रण और रन एक साथ तो नहीं हो सकते। आइए, राहुल गांधी जब पहुंचे
आज संसद शुरू हुई हंगामे के साथ। एम्बियंस दीजिए प्लीज। हंगामा हुआ, जोरदार नारे लग रहे थे, हंगामा हो रहा था। एम्बियंस बढ़ाइए जल्दी से, फुल स्क्रीन लीजिए, जरा सुनाइए क्या नारे लग रहे थे संसद में। क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि राहुल गांधी का दफ्तर सील कर दिया गया। सुनिए। एम्बियंस बढ़ाइए, एम्बियंस बढ़ाइए। House stands adjourned to 12 noon. You reply afterward. You reply. I will listen. संसद में हंगामा हुआ, राहुल गांधी की एंट्री हुई तो पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो जलबला उठे। सुनिए जरा। आपने ईडी के बारे में बोला कि प्रधानमंत्री को जो कुछ करना है कर ले, और क्या हैं? और क्या मतलब आप डरने वाले नहीं हैं? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं डरने वाले। और मोदी से तो मैं मतलब बिल्कुल नहीं डरता। नहीं सर, लगातार ये बात और लगाएं और बैरिकेडिंग करें। और सर आपको जिस तरह से कल एआईसीसी मुख्यालय को भी बैरिकेड किया गया है, को बैरिकेड नहीं करा जाता सामने आपके मैडम के घर के कल भी हुआ। बढ़िया, और करिए सच्चाई को बैरिकेड। ये लोग क्यों करना चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं? राहुल जी कल जो आप लोग का फैसला है वो आप वो कह रहे थे आप क्या नहीं है वो? प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। नोटिस आया है किसी वेणुगोपाल का अनएम्प्लॉयमेंट प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। पुलिस ने मना किया है, पुलिस ने मना किया है, प्रोटेस्ट करेंगे। परमिशन नहीं दे रही पुलिस की। आप लोग का प्रोटेस्ट जारी रहेगा। राहुल जी का प्रोटेस्ट करेंगे। मैंने आपने ईडी के बारे में बोला कि प्रधानमंत्री को जो कुछ करना है कर ले, और क्या हैं? और क्या मतलब आप डरने वाले नहीं हैं? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं डरने वाले। और मोदी से तो मैं मतलब बिल्कुल नहीं डरता। नहीं सर, लगातार ये बात और लगाएं और बैरिकेडिंग करें। और सर आपको जिस तरह से कल एआईसीसी मुख्यालय को भी बैरिकेड किया गया है, सच्चाई को बैरिकेड नहीं करा जाता सामने आपके मैडम के घर के कल भी हुआ। बढ़िया, और करिए सच्चाई को बैरिकेड। ये लोग क्यों करना चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं? राहुल जी कल जो आप लोग का फैसला है वो आप वो कह रहे थे आप क्या नहीं है वो? प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। नोटिस आया है किसी वेणुगोपाल का अनएम्प्लॉयमेंट प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। पुलिस ने मना किया है, पुलिस ने मना किया है, प्रोटेस्ट करेंगे। परमिशन नहीं दे रही पुलिस की। आप लोग का प्रोटेस्ट जारी रहेगा। राहुल जी का प्रोटेस्ट करेंगे। मैंने और आइए, इतना ही नहीं, इधर राहुल दफ्तर सील होने और खुद को पूछताछ बुलाए जाने से बौखलाए थे। इधर दूसरी खबर आई, एम्बियंस दीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ नेता, ईडी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को कहां बुलाया? कल जो दफ्तर सील हुआ था उसी दफ्तर में मल्लिकार्जुन खड़गे को बुला लिया। ये आप देख रहे हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर, नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग की सीढ़ियां अंदर जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। कई घंटों तक इसी दफ्तर में बुलाकर इनसे सवाल जवाब और दस्तावेज खंगाले गए हैं। क्या हुआ आइए मैं आपको बताऊं। ईडी दफ्तर में क्या हुआ देखिए जरा। मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया गया। जो ईडी शिकंजा कस रही है वो बता रहा है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। खड़गे को बुलाया गया उसी दफ्तर में। यंग इंडिया ऑफिस की तलाशी होनी थी दरअसल, जो दफ्तर कल सील किया गया। ईडी ने खड़गे को 2 ईमेल किए थे, बुलावा भेजा था। यंग इंडियन ऑफिस पर रहने को कहा गया था खड़गे से कि हम वहां आएंगे, आप वहां मौजूद रहिएगा। दोपहर 12:30 बजे ईडी ने उनको बुलाया था। खड़गे के सामने ही ईडी ने दोबारा जांच की वहां पर, और यंग इंडिया के आधिकारिक प्रतिनिधि हैं दरअसल खड़गे, इसलिए इन्हें बुलाया गया था। ईडी ने कहा सर्च के लिए खड़गे का वहां होना बहुत जरूरी था। ईडी को शेयर पैटर्न दस्तावेज की तलाश है दरअसल, और शेयर होल्डर्स की भी जानकारी चाहती है ईडी कि आखिर किसके किसके शेयर हैं। कमाई को लेकर विदेशी लिंक भी खोज रही है ईडी। 90 करोड़ के लोन के दस्तावेज ढूंढे जा रहे हैं कि आखिर इस ऑफिस में कहां पर हैं। मंगलवार से यंग इंडिया का दफ्तर सील कर दिया गया। कल आपको याद होगा नेशनल हेराल्ड के ऑफिस में एंट्री बंद है इस वक्त, और सिर्फ पासपोर्ट ऑफिस में लोग जा रहे हैं। पर्चा देखने के बाद ही लोगों को एंट्री दी जा रही, क्योंकि उस एजेएल की बिल्डिंग में, नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग में और भी ऑफिसेज हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बताऊं, बड़ी खबर यह है कि ईडी दफ्तर से खड़गे निकल आए हैं। निकल आने के बाद खड़गे ने बाकायदा ट्वीट किया और उसके बाद सफाइयां दी हैं। 8 घंटे, जी हां, ईडी ने खड़गे से 8 घंटे तक पूछताछ की है। 8 घंटे सवाल जवाब उनसे हुए। ईडी की पूछताछ पर खड़गे ने ट्वीट किया है। ट्वीट करने के बाद खड़गे ने कहा है कि सरकार से सवाल पूछने पर उन्हें सम्मन किया गया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं। खड़गे को जब सम्मन किया गया उस वक्त वो पार्लियामेंट में थे। संसद में खड़गे ने इस पर सवाल किए, उस पर पीयूष गोयल ने जवाब दिए। दोनों को सुनिए जरा। देखिए साहब,
ये सदन चल रहा है और पार्लियामेंट में एक सदस्य हूं और लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी हूं, लेकिन मुझे इस वक्त पार्लियामेंट जब चल रहा है तो ईडी का समन आता है, आप जल्दी आइए। मुझे 12:30 को मुझे जाना है, क्योंकि मैं वो कानून के तहत मैं अवॉइड करना नहीं चाहता हूं, मैं कानून का पालन करना चाहता हूं, लेकिन इस वक्त ईडी बुलाना, मुझे समन करना जब पार्लियामेंट सदन है, चल रहा है, क्या ये उचित है? एक और दूसरी चीज, पार्लियामेंट चलते वक्त भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के घर को और राहुल जी के घर को नियरली आप बैठिए लोग जो दिल्ली पुलिस के लोग घेराव डाले और घर को, और इस जगह इस तरीके से अगर हम चलेंगे, क्या डेमोक्रेसी हमारी जीवित रहेगी? क्या संविधान के तहत हम चलेंगे? तो ये वो पर्पसली ये कर रहे हैं कि हमको डिमोरलाइज करने के लिए, हमको खत्म करने के लिए, डराने के लिए। हम डरेंगे नहीं, हम फाइट करेंगे कि इसमें सरकार किसी तरीके से, सरकार कभी भी जो लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज है उसके काम में दखल अंदाज नहीं देती है। शायद इनके जमाने में जब इनकी सरकार चलती थी तो ये लोग इंटरफेयर करते होंगे। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो कानून व्यवस्था अपना काम करता है, और इस पर्टिकुलर विषय में तो माननीय उच्च सदन में जो सुप्रीम कोर्ट है भारत का, वहां तक ये विषय गया है, और जो कांग्रेस की अपेक्षा है, जो कांग्रेस के और कानूनी व्यवस्था उसके ऊपर कार्रवाई है वो कर रहा है, तो मैं अपोजिशन में और कांग्रेस जो कानूनी व्यवस्था का पालन करना चाहिए, बजाय के भागना चाहिए। सदन की कार्रवाई अच्छी तरीके से चले। हमारी सरकार अथॉरिटीज के काम में कभी दखल अंदाजी नहीं देती है। हमारी सरकार कानूनी व्यवस्था को काम करने के। और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इस नेशनल हेराल्ड में कितने लोग रडार पर हैं। यानी कांग्रेस, गांधी परिवार, वाड्रा कांग्रेस और इसके कौन कौन से नेता रडार पर हैं, ये देखिए जरा ग्राफिक दीजिए। ये आप देख रहे हैं, ये नेता मेरे अगल बगल जो खड़े हैं, ये सब रडार पर। राहुल गांधी, उनके बगल में सोनिया गांधी, इधर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, आगे मेरे मोतीलाल वोरा देख रहे हैं, स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जिनका निधन हो चुका है, और इस तरफ जो आप देख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन बंसल उसके पीछे खड़े हुए। इन सब से दरअसल ईडी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन इन सब को ईडी ने बुलाया, इन सब से सवाल जवाब किए। छेड़िए मत उसे राजेश जी, इन सब को बुलाया है, इन सब से सवाल जवाब किए हैं, लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी को सवालों के लिए बुलाया गया, सोनिया गांधी को सवाल के लिए बुलाया गया। इन्होंने किसका नाम लिया? मोतीलाल वोरा का नाम लिया जब सवाल किए गए। ये जो आगे खड़े हैं इनका नाम। मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया गया, पवन बंसल को बुलाया गया, उन्होंने किसका नाम लिया? मोतीलाल वोरा का नाम लिया। सब आखिर मोतीलाल वोरा का नाम क्यों ले रहे हैं ये देखिए। और इस मामले में यानी यंग इंडियन कंपनी में सोनिया गांधी डायरेक्टर हैं, राहुल गांधी डायरेक्टर हैं, शेयर हैं इनके पास 36% के। इसके अलावा कोषाध्यक्ष रहे मोतीलाल वोरा, और मल्लिकार्जुन खड़गे भी इससे जुड़े रहे, और पवन बंसल भी प्रबंध निदेशक रहे हैं इसके। इन सब से सवाल जवाब हुए हैं, लेकिन आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। सियासत इस पर हावी है, सियासतदान कैसे सवाल पूछ रहे हैं, सुनिए जरा। यह बात सही है कि आपको अगर डर नहीं लगता है तो डर नहीं लगता है भ्रष्टाचार करने से। आपके परिवार को और पार्टी के लीडर को डर नहीं लगता है तो वो कानून तोड़ने से, और आपको डर नहीं लगता है जब आप धमकी देते हैं देश की एक जांच एजेंसी को। लेकिन यह भी सत्य है राहुल गांधी जी, आपको डर लगता है।
आपको कानून से बहुत डर लगता है, आपको उत्तर देने से बहुत डर लगता है। जिस दिन नेशनल हेराल्ड पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी गई, रात के 9:30 बजे तक खड़गे जी मौजूद थे। फिर आज पार्लियामेंट के में चर्चा हो रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उनको बयान देने के लिए बुलवा रहा है। आखिर मोदी जी इतने डरते क्यों हैं? राहुल गांधी तो बेचारे इसलिए परेशान हैं कि उनका सब कड़ाई खुलने वाला है। मत डरिए, सामने फेस कीजिए, ईडी को स्वागत करिए, बुलाइए घर में, देख लो हम दूध के धोए हुए हैं। कहीं नहीं बुला रहे हैं आप? क्यों डरे हुए महसूस कर रहे हैं? चोर के दारी में तिनका सियानी बिल्ली खम्मा नोचे। अब मैं आपको दिखा रहा हूं ये जो एजेएल का पूरा बवाल है। दरअसल एजेएल की देश के अलग अलग शहरों में बहुत सी संपत्ति, कहा यह जा रहा है कि 50 लाख रुपए यंग इंडिया जो राहुल सोनिया की कंपनी थी उसने एजेएल को दिए और पूरी संपत्ति हड़प ली 2000 करोड़ की। अब जरा देखिए संपत्ति कहां है। यह सबसे पहली तस्वीर लखनऊ की मैं दिखा रहा हूं। लखनऊ में 143 दुकानें इस एजेएल कंपनी की हैं, 143, जिसमें से 9 से 10 बिक चुकी हैं। अगर दुकानें किराए पर है तो किराया किसको जाएगा? 53 नंबर जो ये जो देख रहे हैं आप, 53 नंबर दुकान ये एजेएल की है। बाकी बियर की दुकान भी खुली हुई है यहां पर। तो ये लखनऊ की एक प्रॉपर्टी। अगली तस्वीर दिखाइए भोपाल की, आप देख रहे हैं भोपाल में ये अवैध बताया जा रहा है, ये भी एजेएल की प्रॉपर्टी है। यहां देखिए मॉल वॉल बन गया है, इसका भी किराया आ रहा है। तो किराया किसको जा रहा है? सवाल ये। सिर्फ इतना ही नहीं, 2 और बड़े शहर दिल्ली और मुंबई भी है। दिल्ली और मुंबई में भी एजेएल की संपत्ति है। सवाल यह है एजेएल की जितनी प्रॉपर्टी थी इसका वारिस कौन है, किसके पास चली गई है? यह है नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी जिसे सील किया गया है। इसका यंग इंडियन को जो दफ्तर था उसे सील किया गया दिल्ली में। अगली तस्वीर दिखाई तरह मुंबई की, आप देख रहे हैं एसोसिएट जनरल लिमिटेड एजेएल, ये मुंबई की प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है। तो आखिर ये प्रॉपर्टी का पूरा खेल है क्या, ये आपको समझना होगा और कहां कहां ये प्रॉपर्टी मौजूद है। आपको बताऊं एजेएल पर यंग इंडिया ने कब्जा कर लिया और ये यंग इंडिया कौन है? राहुल और सोनिया की कंपनी। पूरे देश में एजेएल की संपत्ति है। दरअसल यंग इंडिया के पास इसका मालिकाना हक है, यानी राहुल और सोनिया की कंपनी के पास मालिकाना हक है। संपत्ति को बेच भी सकती है यंग इंडिया। एजेएल की संपत्ति किराए पर भी दे सकती है तो उसका किराया भी लिया जा सकता है। बड़े शहरों में प्राइम लोकेशंस पर यह प्रॉपर्टी मौजूद है। लखनऊ के कैसरबाग में एजेएल का ऑफिस है जो मैंने आपको दिखाया। यहां पहले कई और अखबारों के दफ्तर थे, बाद में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में इसे बदल दिया गया और उससे किराया वसूला जाने लगा। कॉम्प्लेक्स में 143 दुकानें बनाई गई हैं, 9 से 10 दुकानें बिक चुकी हैं, एक किराए पर है। इस दुकान का किराया एजेएल को जाता है। भोपाल में एजेएल की बिल्डिंग का कमर्शियल यूज शुरू हो गया है। नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में यह मॉल चल रहा है बाकायदा। बिल्डिंग में कई कमर्शियल दफ्तर बने हुए हैं। दिल्ली में नेशनल हेराल्ड की 5 मंजिला बिल्डिंग है। बिल्डिंग की 2 फ्लोर पर पासपोर्ट ऑफिस है और 2011 में 80 लाख रुपए प्रति महीना किराया जा रहा था। 80 लाख महीना। इमारत की 2 मंजिलें अभी खाली है। यह है प्रॉपर्टी का पूरा खेल। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। सियासतदान भी अब इस खेल को समझ रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो सुनिए। ईडी हो, सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो, एक तरह से बीजेपी का पार्टी का प्रकोष्ठ के रूप में काम करती है। मतलब बीजेपी के हाथ में खिलौना, न्यायपूर्वक जांच नहीं हो पाती है। जांच केवल विपक्ष की होती है। ईडी अपना काम कर रही है। ईडी स्वतंत्र एक संगठन है, तो वो अपना काम कर रही है। इसमें प्रधानमंत्री जी की कौन सी भूमिका है? और डरने की जहां तक बात है, राहुल जी बुरी तरीके से डरे हुए हैं। जैसे आदमी जब डरता है तो जोर से हल्ला मचाता है, वही काम वो कर रहे हैं। नहीं तो ईडी का उसके साथ वो सहजता के साथ उसका मुकाबला करते। एक नेशनल हेराल्ड अखबार जिसने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, उस समय ये महत्वपूर्ण था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उसके लिए आप समन कर रहे हो एलओपी को जानबूझकर, जब 2 दिन बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है।
और आइए अब मैं आपको बताता हूं सिर्फ 4 सवाल कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। ये 4 सवाल राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, जिसका जवाब मिलना मुश्किल है। यही सवाल और इन्हीं के जवाब तलाश रही है ईडी। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं राहुल गांधी सोनिया गांधी बैठे हैं, ईडी ने कई बार पूछताछ की है। सवाल पहला यह है कि 5 लाख की कंपनी 800 करोड़ की संपत्ति कैसे बन गई? एल बैंड हटाइए प्लीज। 5 लाख की कंपनी 800 करोड़ की संपत्ति कैसे बन गई? 2010 में यंग इंडिया कंपनी की दरअसल शुरुआत हुई। 2010 में यह कंपनी 5 लाख के साथ शुरू की गई थी, सिर्फ 5 लाख के साथ। हुआ क्या? ज्यादातर शेयर इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास है। जांच में 800 करोड़ की संपत्ति मिली। तो पहला सवाल यह कि 5 लाख की कंपनी 800 करोड़ की संपत्ति कैसे बनी? दूसरा सवाल, कांग्रेस ने थर्ड पार्टी को कर्ज कैसे दे दिया? कांग्रेस पार्टी ने थर्ड पार्टी को कर्ज दे दिया। वो कौन है? 50 लाख का भुगतान हुआ एजेल को, 90 करोड़ वसूली का अधिकार दे दिया गया। सोचिए जरा, राजनीतिक पार्टी ने थर्ड पार्टी से लेन देन कर लिया, वो है एजेल। इनकम टैक्स एक्ट के तहत ऐसा लेन देन भी अवैध है। इनके जवाब नहीं सूझ रहे। यंग इंडियन लिमिटेड क्यों बनाई गई? जो राहुल सोनिया की कंपनी, उसका मकसद क्या है? 2010 में कांग्रेस ने यह यंग इंडिया कंपनी बनाई और दावा यह है कि यह गैर लाभकारी कंपनी है, चैरिटी के लिए बनाई गई थी। आरोप है कि कंपनी एजेएल पर कब्जा करने के लिए बनी थी, क्योंकि एजेएल की इतनी संपत्ति थी। मकसद था कब्जा करना, तो कब्जा कैसे हो? कब्जा करने का तरीका यह सुझाया गया। आरोप यह है कि कैसे एजेएल के शेयर ले लिए जाएं, कांग्रेस के फंड से लोन अदा कर दिया जाए और सिर्फ अपनी तरफ से 50 लाख देकर पूरी 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा और अधिग्रहण किया जाए, यह आरोप है। आपको बताऊं, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा यंग इंडिया दिखावटी कंपनी है। यह बड़ी बात है, जिससे सार्वजनिक पैसे का निजी इस्तेमाल हो सके, यह भी कहा गया। चौथा सवाल देखिए, हवाला कनेक्शन से जुड़े हैं तार। 2 अगस्त को 12 ठिकानों पर बाकायदा छापेमारी की गई। छापेमारी में ईडी को संदिग्ध लेन देन मिला है बाकायदा, और यह हवाला एंट्रीज कोलकाता और मुंबई में हुई है, और इसलिए सीधे तार जुड़ते हैं जाकर वाड्रा कांग्रेस से। आइए अब आपको सुनवाता हूं। देश और दुनिया में जो लोग हैं वो इस खबर को देख रहे हैं कि ईडी बहुत बड़ा एक्शन ले रही है गांधी और वाड्रा परिवार पर। राहुल गांधी का कहना है डर गए हैं, तानाशाही है, बदला ले रहे हैं। लेकिन क्या देश के लोग भी वैसे ही सोच रहे हैं जैसा राहुल गांधी सोच रहे हैं, या कांग्रेस सोच रही है? सुनिए जरा लोगों को। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? कहते हैं ना जैसे कि मुर्दा बोले कफन फाड़े, तो देखिए बिल्कुल वही है। अब इनकी सत्ता नहीं है, जो ये लोग चाहते थे वो नहीं हो पा रहा है। इनके गैर कानूनी चीजें जितनी हैं उन पे कहीं ना कहीं उसका पर्दाफाश हो रहा है, तो इनको बिल्कुल कहीं ना कहीं ठेस लगी है, तो इसलिए वो ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। मोदी उन्हें कहां डरा रहे हैं? उनके घोटाले सब सामने आ रहे हैं। जो घोटाले उनके सामने आ रहे हैं वो जनता के बीच में है, और जनता उनको जवाब देगी। मोदी का नाम उसमें कहां पे है? बोल रहे मोदी जी इनको डरा रहे हैं। मोदी जी 2014 में मुख्य प्रधानमंत्री बन गए थे। अगर उनको डरवाना होता, अपने पावर का इस्तेमाल करना होता, ये लोग 2014 में ही जेल चले गए होते। मोदी जी तानाशाह होते तो जनता से ज्यादा सर्टिफिकेट कोई नहीं देता। दूसरी बार 2014 में जीते, 2019 में जीते, और 2024 में जीतने जा रहे हैं। आज वो देश के नहीं पूरे विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हैं। जो चोरी और घोटाले और सब किए हैं, जनता का धन चूसा है, आज वो खुलकर आ रहा। ईडी छापे मार रही तो सब उनकी पोल खुल गई, तो वो खुद डर रहे हैं। मोदी क्यों डराएंगे? जो चोरी करेगा डरेगा वो। मोदी चोरी थोड़ी कर रहे हैं जो डरा रहे हैं किसी को। गुनाह करें, इतने घोटाले करें, अब जब सब जांचों में आ रहा है तो अब वो उनको लग रहा है डर। वो डर नहीं रहे, वो सब कांग्रेस डिस्टर्ब है, वो इस तरह के बयानबाजी करती रहती है। अगर तुम दूध का दूध पानी का पानी, अगर तुम पाक साफ हो तो ये सब शब्द कहने की, डराने की बात ही नहीं है। तो आप इतना डरने का कोई लॉजिक नहीं होता है। आपने ये सब कहने के डरा रहे हैं, मतलब आपने कुछ गलत किया है, तब ये सब संज्ञान में आ रहा है। देखिए, ये ईडी की जांच बहुत जरूरी है। नहीं चलाओगे? आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, और आज की एक और बड़ी खबर है पूरी दुनिया की जिस पर नजर है। वो खबर यह है कि किसी भी वक्त, किसी भी पल चीन की मिसाइल ताइवान में घुस सकती है, क्योंकि सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी बची और चीन ने
एक मिस्ट्री वेपन दाग दिया है, मिस्ट्री वेपन। तस्वीर दिखाइए, एम्बियंस दीजिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये मिस्ट्री वेपन दागा है, ये निकल रहा है, ये देखिए। चीन ने मिस्ट्री वेपन दागा है और ये अपने आप में बड़ी खबर है कि चीन की ये जो ड्रिल है, ये जो मिसाइल टेस्टिंग है, इसने ताइवान में हड़कंप मचा दिया है। ये मिस्ट्री वेपन देखिए दागा गया है चीन की तरफ से। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर ये देखिए, ये दागा गया समंदर से, दूसरा दागा गया मिसाइल समंदर से। चीन जो कर रहा है ये अब ताइवान को परेशान कर रहा है। ये देखिए, यहां समंदर के बीच समंदर से दागा गया और ये सीधे समंदर में जाकर गिरा है, ये प्रेशर बनाने के लिए, दबाव बनाने के लिए। लेकिन यही ड्रिल कब जंग में तब्दील हो जाए कोई नहीं जानता है। देखिए समंदर, आसमान में जो लाइन आप सफेद नजर आ रही है, ये है मिस्ट्री वेपन। और ये एक नहीं, दो नहीं, 5 मिस्ट्री वेपन दागी गई है। फुल स्क्रीन जरा लीजिए, कैसे मैप के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा। 5 एक साथ दागी गई है। मैप लीजिए, वो जो अगली विजुअल है वो लीजिए प्लीज। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, एक साथ 5 एक साथ। देखिए वो जो हरे रंग का आपको प्लेटफॉर्म नजर आ रहा है, ग्रीन जो आपको पूरी बेल्ट नजर आ रही है, यही है ताइवान। और जो ब्लू है ये है समंदर। ताइवान के बहुत नजदीक ये मिसाइल आकर गिरी है। इस मैप में आप देख पा रहे हैं, ये ताइवान के नजदीक आकर गिरी है। इससे ताइवान सबसे ज्यादा परेशान है। आइए अब मैं आपको बताऊंगा ये मिस्ट्री वेपन है क्या, आखिर मिस्ट्री वेपन क्या है। ग्राफिक दीजिए फास्ट। ये आप देख रहे हैं, ये मिसाइल उड़ी जो यही है मिस्ट्री वेपन जिसने परेशान कर दिया है ताइवान को। कैसे चीन ने ताइवान को निशाना बनाया है इस मिस्ट्री वेपन के जरिए। चीनी सेना ने 5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, 5 एक के बाद एक 5 मिसाइलें दागी हैं। PCL-191 मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम से, इस सिस्टम से रॉकेट दागे गए हैं। साथ ही साथ इस रॉकेट को मिस्ट्री वेपन भी कहते हैं। खासियत सोसिसलैस है। PCL-191 एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है दरअसल, और PCL जो 370 mm के रॉकेट्स को लॉन्च करता है। साथ ही साथ चीन का सबसे एडवांस सिस्टम माना जाता है ये, जिसमें LAC पर तनाव के दौरान भी चीन ने इसका बाकायदा परीक्षण किया था। चीन की प्रेशर टैक्टिक्स भी है। रॉकेट की रेंज 350 किलोमीटर है और एक साथ 8 रॉकेट्स ढोने की क्षमता है इसमें। साथ ही साथ चीनी युद्धाभ्यास के बाद ताइवान ने अपील की है कि बड़े, अब देखिए जैसे यूक्रेन अपील कर रहा था कि बड़े देश आकर हमें बचाएं, वैसे अब ताइवान कह रहा है कि बड़े देशों से चीन का विरोध करने की अपील कर रहा है। ताइवान युद्धाभ्यास की निंदा करने की अपील कर रहा है। यही यूक्रेन कर रहा था एक दौर में। एहतियातन ताइवान ने सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं और जापान के रक्षा मंत्री ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि चीनी मिसाइल जापानी इकोनॉमिक जोन में गिरने का उन्होंने दावा किया है। आज नैन्सी पेलोसी यानी अमेरिका की जो स्पीकर हैं, वो दक्षिण कोरिया से जापान पहुंची और सोचिए इसका क्या लिंक है कि नैन्सी पेलोसी जापान पहुंची और जापान के पास ही मिसाइल दाग दी गई। ग्राफिक्स हटाइए जल्दी से, मैं ये तस्वीरें दिखाता हूं आपको। वो तस्वीरें जब नैन्सी पेलोसी जापान पहुंची है, देखिए उनका वही विमान जिसकी खासियत कल मैंने आपको बताई थी। ये विमान है नैन्सी पेलोसी को आप देख रहे हैं जो जापान में लैंड हुई है। वो जापान में उतरी और जापान में मिसाइलें दाग दी गई। ये बता रहा है कि आगे क्या होने वाला है। आइए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। अगली तस्वीर उस मिस्ट्री वेपन की है कि एक आदमी उस मिसाइल को देख रहा है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये शख्स यहां खड़ा और इसके सामने से मिसाइल दागी गई, सीधे आसमान में जाकर हिट की और उसके बाद नीचे समंदर में जाकर गिरी है। इसे दिखाइए जरा, फुल स्क्रीन लीजिए, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं। लेकिन बड़ी बात आपको बताऊं, सिर्फ 16 किलोमीटर दूर है चीन। कैसे? ये ग्राफिक्स आपके सामने आ गया। ये आपको ताइवान नजर आ रहा है, ये है ताइवान, ये चीन है। ताइवान और चीन की दूरी आप समझ सकते हैं सिर्फ कितनी दूर है दोनों एक दूसरे से। तो ताइवान से 16 किलोमीटर दूर है ड्रैगन, सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी है जहां पर इस वक्त टेस्टिंग हो रही है, जहां युद्धाभ्यास हो रहा है। दरअसल नैन्सी पेलोसी के लौटते ही चीन और ज्यादा आक्रामक हो गया है और ताइवान के खिलाफ सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है चीन ने। 6 जोन में चीनी सेना का युद्धाभ्यास 6 जोन में कर रही है। चीन ने युद्धाभ्यास को लाइव फायरिंग नाम दिया है इसको, और साथ ही साथ ताइवान के उत्तर पूर्व तट पर
बैलिस्टिक मिसाइल तैनात है। इतना ही नहीं, दक्षिण पश्चिमी तट पर भी बैलिस्टिक मिसाइल तैनात कर दी और ठीक इसी तरह से मिसाइलें दाग रहा है। जो आपको दिखा रहा है 16 किलोमीटर दूरी है, यानी सीधे तौर पर चीन को, ताइवान को उकसा रहा है। चीन पहले ताइवान से 100 किलोमीटर दूर युद्ध अभ्यास करता था, वॉर रिहर्सल 100 किलोमीटर दूर करता था। अब ताइवानी तट से महज 16 किलोमीटर दूर युद्ध अभ्यास कर रहा है। सोचिए, जो 100 किलोमीटर था अब 16 किलोमीटर हो गया है। किसी भी वक्त एक बटन ज्यादा दबाना है और मिसाइल सीधे ताइवान में। 7 अगस्त तक चीन की सेना युद्ध अभ्यास करेगी यहां पर, और यह काफी व्यस्त शिपिंग रूट इलाका है और यहां वॉर रिहर्सल हो रही है। यह काफी व्यस्त इलाका है। ताइवान इसी रास्ते से सेमीकंडक्टर भी सप्लाई करता है, जो उसका अर्थव्यवस्था का बड़ी ताकत है। नेचुरल गैस सप्लाई के लिए भी इसी रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ मूव कीजिए फास्टर। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ताइवान दरअसल इसीलिए परेशान है। अब जरा मैप दिखा रहा हूं मैं आपको, मैप देखिए फुल स्क्रीन, कैसे जो 1994-95 में 100 किलोमीटर दूरी पर चीन रिहर्सल करता था, अब वो दरअसल कैसे नजदीक आ गया। देखिए कैसे शिप भेज दिए, अपने वॉरशिप भेज दिए। तस्वीरें दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, ये वॉरशिप आपको नजर आ रहे हैं। ये समंदर में एम्बियंस भी दे सकते हैं आप, समंदर में ये वॉरशिप, और इनकी तैनाती बहुत नजदीक हुई है, सिर्फ 16 किलोमीटर। मैप दीजिए जरा, वो मैप मैं आपको दिखा रहा हूं, जो 16 किलोमीटर सिर्फ दूरी है। ये देखिए जरा, ये मैप आपके सामने आ गया, सामने लेके आइए जिप। ये मैप आपके सामने आ गया है, और कैसे 1994-95 में 100 किलोमीटर दूर, ये देख रहे हैं आप, ताइवान देख रहे हैं। ताइवान के आगे जो आप पूरी लाइन देख रहे हैं आप, 1 2 3 4, ये देखिए दूसरी तरफ, देखिए दूसरी तरफ उसने लगा दिए अपने युद्धपोत, पूरी तरह से ताइवान को घेर लिया है उसने। लाल निशान जो आपको नजर आ रहा है, रेड लाइन जो नजर आ रही है, 1994-95 में 100 किलोमीटर दूर युद्ध अभ्यास हो रहा था। 100 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन अब क्या कर रहा है, अब सिर्फ ये दूरी 16 किलोमीटर है। मूव कीजिए इसे, जो पीला निशान आप देख रहे हैं, 94-95 में 100 किलोमीटर दूर युद्ध अभ्यास था, और अब 2002 में ये डिस्टेंस 16 किलोमीटर हो गया है। यही सबसे बड़ी टेंशन है। ये मैप बता रहा है ताइवान में फिलहाल हालात क्या है। आइए तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, देखिए जरा कैसे चाइनीज वॉरशिप जो है, ये आप देख रहे हैं, ये समंदर के नजदीक ये वॉरशिप चले गए हैं, उन्हें आप देख पा रहे हैं इस वक्त। लेकिन ताइवान के दरवाजे पर, यानी ताइवान के दरवाजे पर चीनी युद्धपोत आ गए हैं। वो युद्धपोत मैं आपको दिखाऊंगा, कैसे चीनी युद्धपोत जिस पे फाइटर जेट सवार होते हैं, वो ताइवान के नजदीक पहुंच चुके हैं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये आ गया युद्धपोत, इसका नाम है लियो ओनिंग। लियो ओनिंग के बारे में आपको बताऊं, ताइवान के दरवाजे पर यह युद्धपोत खड़ा है, और 304.5 मीटर लंबा है। ये 304 मीटर लंबा, अब अंदाजा लगाइए कितना बड़ा है। इसके बारे में आपको बताऊं कि ये 75 मीटर की बीम है इसमें, और 50 विमान, हेलीकॉप्टर की क्षमता इसमें 50 विमान चल सकते हैं। साथ ही साथ घातक हथियारों से लैस है। ये जो आप आगे देख रहे हैं, इस तरह के हथियार इसमें है, जब ताइवान की बाउंड्री के साथ लगा देगा कोस्टल एरिया पर, और मल्टी रॉकेट लॉन्च किए जाएंगे इससे, तो चारों तरफ तबाही आएगी, जैसे यूक्रेन में आपने ब्लैक सी के नजदीक देखा होगा। 315 मीटर लंबा है ये शैंडोंग, आप देख रहे हैं, 75 मीटर की बीम है शैंडोंग की, यह भी ताइवान के पास लगा दिया है, और 44 फाइटर जेट की क्षमता है इसमें। इतना ही नहीं, ये शैंडोंग और दूसरा जो मैंने आपको दिखाया, ये दोनों ताइवान की सीमा के नजदीक है इस वक्त, और इसीलिए ताइवान भी डरा हुआ है। आपको बताऊं ताइवान क्या कर रहा है, इस डर और खौफ में ताइवान को लग रहा है किसी भी वक्त कोई मिसाइल गिर सकती है, तो ताइवान ने भी युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। ये देखिए जरा, एम्बियंस दीजिए, ये ताइवान का युद्ध अभ्यास है, वीडियो जारी किया है। ये देख रहे हैं, उनके जो फाइटर जेट्स है, उनकी जो गाड़ियां हैं बख्तरबंद, वो सब सड़कों पर नजर आ रही है। समंदर में उनके जो शिप्स हैं वो नजर आ रहे हैं। उनकी आर्मी तैयारी कर चुकी है। वो इस बात को समझ रहे हैं कि चीन किसी भी वक्त चीन अगर एयर स्ट्राइक करता है तो हम
पूरी तरह से तैयार रहे। लेकिन दूसरी तरफ चीन ने इसे और व्यापक कर दिया है। चीन बहुत बड़े स्तर पर जंगी अभ्यास शुरू कर चुका है। वो युद्ध अभ्यास, चीनी युद्ध अभ्यास की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। एम्बियंस दीजिए। फाइटर जेट जो देख रहे हैं, चीनी फाइटर हैं जो लगातार आसमान में उड़ान भर रहे हैं। और ये जो चीनी फाइटर, इनके बारे में बताऊं, एम्बियंस दीजिए। 27 चीनी फाइटर कैसे ताइवान पर पहुंच गए। 27 चीनी फाइटर, और 27 चीनी फाइटर ताइवान के आसमान में गर्जना करने लगे और ताइवान खौफजदा हो गया। देखिए जरा, अब मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ताइवान, और ऊपर आपको नजर आ रहे हैं फाइटर। इसी तरह से फाइटर आसमान में ताइवान के गर्जना कर रहे थे। ताइवान के एयर स्पेस में चीनी फाइटर थे ये, और इसने ताइवान के लोगों को खौफजदा कर दिया। क्या ये एयर स्ट्राइक करने आए? तो आपको बताऊं इसमें कौन कौन से फाइटर थे। J-6, J-11 फाइटर जेट ताइवान में घुसा। इसके बारे में आपको बताऊं, चीन का 4th जनरेशन फाइटर जेट है ये, जो ताइवान के आसमान में था। 2 इंजन और 1 सीट वाला फाइटर जेट है ये। इसकी खासियत यह है कि 60,000 फीट की ऊंचाई पर यह उड़ान भर सकता है। अधिकतम इसकी जो स्पीड है वो 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की है, और कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर, यानी 1500 किलोमीटर तक यह मार कर सकता है। 30 मिलीमीटर का एक कैनन भी इसमें लगा हुआ है। और ये J-11 की बात कर रहा हूं, ये आप देख रहे हैं। अब मैं J-11 की बात कर रहा हूं। मिसाइलों के लिए 10 हार्ड पॉइंट्स की सुविधा बाकायदा इसमें दी गई है। देख रहे हैं जैसे परिंदे आसमान में उड़ रहे हो, ठीक इसी तरह से ताइवान के आसमान में चीन के 27 लड़ाकू विमान उड़ रहे थे। J-16, 5J-16 फाइटर जेट ताइवान में घुस गए। और 5J के अलावा चीन का यह मल्टी रोलर स्ट्राइक फाइटर जेट है। इसके बारे में बताऊं कि यह अत्याधुनिक 4थी पीढ़ी का 4th जनरेशन विमान है। इसे 2 पायलट मिलकर उड़ाते हैं। तो यह पूरी कोशिश और पूरी तैयारी है ताइवान को यह बताने की कि हिमाकत मत करना चीन के खिलाफ, और अमेरिका से दोस्ती अच्छी नहीं। अधिकतम गति 2450 किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी। J-16 की 30 मिलीमीटर का एक कैनन भी इसमें लगा हुआ है। मिसाइल के लिए 12 हार्ड पॉइंट्स भी इसमें है, और हवा से हवा में मार करने की यह ताकत रखता है। यह खासियत है सुखोई 30 की। यह भी आसमान में था। 16 सुखोई 30 फाइटर जेट ताइवान में घुसे और उन्होंने तहलका मचा दिया। 34,000 किलोमीटर के साथ उड़ने में सक्षम है ये, और 3,000 किलोमीटर तक का हमला कर सकते हैं। आइए, 2700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं। अमेरिका भी ड्रिल कर रहा है। वो तस्वीरें मैं दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। अमेरिका कैसे ड्रिल कर रहा है वो तैयारी, तस्वीरें दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, अमेरिका भी तैयारी कर रहा है पूरी तरह से। इंडोनेशिया में ड्रिल कर रहा है। अमेरिका की विजुअल दीजिए, यूएस ड्रिल्स के विजुअल दीजिए आप मुझे। ये जिनपिंग को जवाब देने के लिए अमेरिका की तैयारी है। ये आप देख रहे हैं यूएस नेवी लिखा हुआ है समंदर में। इंडोनेशिया के सुमात्रा में ये अमेरिका की फोर्स इंडोनेशिया के साथ इस वक्त एक्सरसाइज कर रही है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये अमेरिकन कमांडोज आप देख रहे हैं, और बाकायदा इस तैयारी का मतलब और मकसद ये है कि अगर ताइवान पर कोई अटैक होता है तो अमेरिका साथ देगा। लेकिन अमेरिका ऐसा करेगा क्या? यह सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बुनियादी सवाल है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे संजय राउत की। आज की एक और बड़ी खबर है कि संजय राउत बहुत परेशान है, मुश्किल में। उन्होंने कहा है कि उनका दम घुट रहा है ईडी की कस्टडी में। क्यों, ये बताऊंगा। मुश्किल में है शिवसेना के संजय। ये मैं क्यों कह रहा हूं? संजय राउत की आज दरअसल रिमांड खत्म हो रही थी। आज संजय राउत को कोर्ट में पेश किया गया। हाव भाव बदले हुए हैं। ये देखिए, संजय राउत बताने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ईडी के सवाल मुश्किल होते जा रहे हैं। संजय राउत के चारों तरफ बड़ा घेराव हो गया है, यानी जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं वो उनके लिए और परेशानी खड़ी करेंगी। कोर्ट में आज संजय राउत को पेश किया गया। देखिए जरा कोर्ट में क्या हुआ। संजय राउत विटनेस बॉक्स में थे। कोर्ट ने संजय राउत की रिमांड और बढ़ा दी। 4 अगस्त तक थी, अब 8 अगस्त हो गई। 8 अगस्त तक ईडी की रिमांड में रहेंगे संजय राउत। सवाल जवाब होंगे उनसे। जमानत मांगने गए थे, कोर्ट ने रिमांड पर भेज दिया है। दरअसल ईडी ने जमानत अर्जी का विरोध किया, संजय राउत की जो जमानत अर्जी लगाई गई, और पीएमएलए कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की अपील की गई है। साथ ही साथ ईडी के वकील ने कहा अभी इनसे बहुत कुछ पूछना बाकी है। संजय राउत से भी बहुत सवाल होने। राउत के 3 करोड़ रुपए के लेन देन का भी पता चला है। इस
इन पैसों से एक फ्लैट और 10 प्लॉट खरीदे गए हैं। राउत के पात्रा चौल घोटालेबाजों से सीधे संबंध हैं। घोटालेबाज प्रवीण राउत से इन्हें पैसे मिलते थे। ईडी के वकील ने यह कहा, प्रवीण राउत इन्हें हर महीने 2 लाख रुपए दे रहे थे। ईडी के वकील ने कहा, इनके विदेश दौरे पर भी खर्चे की जांच होनी चाहिए कि आखिर विदेश जा रहे थे, खर्चा कौन कर रहा था, क्योंकि विदेश दौरे पर खर्चे प्रवीण राउत उठा रहा था। इस पर कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने जमानत याचिका राउत की खारिज कर दी और सोमवार तक ईडी की कस्टडी में संजय राउत को भेज दिया है। लेकिन इतना ही नहीं, आपको बताऊं, संजय राउत को आखिर दम क्यों घुट रहा, उन्हें वेंटिलेशन की जरूरत क्यों है, कोर्ट में ऐसा क्या हुआ, क्यों बात हुई कि संजय राउत के लिए एसी लगा है, एसी लगाना चाहिए, यह मैं आपको बताता हूं। यह आप देख रहे हैं, हुआ यह दरअसल कि संजय राउत कोर्ट में मौजूद थे और कोर्ट में एसी को लेकर बात होने लगी। संजय राउत ने कहा कि आखिर कोर्ट ने संजय राउत से पूछा, आपको कोई दिक्कत है? तो मूव कीजिए ग्राफिक्स। संजय राउत ने कहा, मेरे कमरे में वेंटिलेशन नहीं है, मुझे वेंटिलेशन की जरूरत है। तो ईडी ने कहा, सर इन्हें एसी रूम में रखा गया है, एयर कंडीशन रूम में रखा गया है और ये कह रहे हैं वेंटिलेशन चाहिए। कोर्ट ने पूछा संजय राउत से, आपको कुछ और कहना है? उसके बाद संजय राउत ने कहा, मेरे कमरे में पंखा लगवा दीजिए। तो ईडी ने कहा, राउत झूठ बोल रहे हैं, पंखे की वहां जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ईडी ने कहा वहां तो एसी लगा हुआ है। कोर्ट ने कहा संजय राउत से, अब बताइए क्या कहना है आपको? तो संजय राउत ने कहा, मुझे वेंटिलेशन वाला कमरा दिला दिया जाए। तो ईडी ने कहा, इन्हें वेंटिलेशन वाला कमरा भी दे दिया जाएगा। आइए अब आपको बताऊं, लेकिन खबर आगे की यह है कि संजय राउत तो ईडी के शिकंजे में। अब संजय राउत की पत्नी का नंबर है क्या? ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि खबर यह है कि संजय राउत की पत्नी को ईडी ने समन किया है। अब उनकी पत्नी से पूछताछ होनी है। पत्नी पर तो ज्यादा बड़े आरोप हैं। दरअसल आपको बताऊं, संजय राउत की पत्नी को ईडी ने समन किया है। संजय राउत गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन क्या पत्नी की भी गिरफ्तारी होगी? बड़ी बात यह है, पत्नी से क्या कुछ सवाल जवाब होंगे, यह भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, संजय राउत को आप देख रहे हैं, ईडी ने राउत की पत्नी को दरअसल नोटिस भेजा है और पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया गया। उनकी पत्नी को सवालों के जवाब देने आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी बाकायदा। वर्षा राउत के खाते में लेन देन का पता चला था दरअसल, और उन्हें कल, यानी उनकी पत्नी को कल 11 बजे ईडी में हाजिर होने को कहा गया है। उन्हें एक बैंक घोटाले में पहले भी नोटिस दिया जा चुका है और वर्षा राउत 3 कंपनियों में पार्टनर भी हैं। वर्षा इन दिनों फिल्म निर्माण के काम से जुड़ी हुई है, यानी संजय राउत की पत्नी। हाल में ही उन्होंने ठाकरे नाम की एक फिल्म भी बनाई है। वर्षा राउत पति और बेटियों संग बिजनेस में भी सक्रिय हैं। वर्षा राउत भांडुप के एक स्कूल में शिक्षिका भी रह चुकी हैं। उनसे कल ईडी पूछताछ करेगी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं शिंदे गुट के विधायक, क्या कह रहे हैं और महाराष्ट्र की सियासत में आए हड़कंप के बाद वहां के सियासतदान क्या कह रहे हैं। जो अभी ईडी के कोर्ट ने रिमांड बढ़ाई है संजय राउत जी की, ये दिखाता है कि ये जो भी भ्रष्टाचार के कॉलोनियल कजिन्स है, जिन पर भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई होती है तो उसे अत्याचार बुलाते हैं और दुराचार पर उतर आते हैं। उल्टा रिमांड बढ़ाते समय कोर्ट ने यह भी कहा है कि उनको बड़ी खुशी है जिस प्रकार से केंद्रीय एजेंसी ईडी इस पूरे केस को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। किसी को अटकाना ही है, पॉलिटिकल अटकाना है, उनका आवाज बंद करना है, उनका उद्धव जी से उनको अलग करना है, तो हम कुछ कर नहीं सकते इसके अंदर। लेकिन मैं आपसे खातिरी से कहता हूं कि इसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ नहीं, इसमें कोई चोरी हुई नहीं। संजय राउत बाला साहब ठाकरे का निष्ठावंत शिवसैनिक है। तो आप संजय राउत के भाई को सुन रहे थे, सुनील राउत को, जो बता रहे थे संजय राउत निष्ठावान है। अब ईडी उनसे सवाल कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आज आपको मिलवाने जा रहा हूं एक क्लर्क साहब से जिन्होंने फिनाइल पी लिया। घर से इतना कैश निकला, सोचिए कि फिनाइल पीने तक की नौबत आ गई। क्यों? ये पैसा देख रहे हैं, ये देखिए हरी हरी गड्डियां, गुलाबी नोट आपको दिखाई दे रहे हैं। ये क्लर्क साहब के घर से निकले। इतना पैसा जमा कर रखा था, लाखों की रकम जमा कर रखी थी। जब आर्थिक अपराध शाखा घर पहुंची रेड करने तो खुद दंग रह गई। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। ये नोट निकलने का सिलसिला जो देश में है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है।
चाहे वो बंगाल हो या फिर भोपाल हो। ये देखिए जरा, क्लर्क की काली कमाई आप देख रहे हैं। आर्थिक अपराध शाखा पहुंची, उसके बाद कैसे ब्रीफकेस में रखे हुए नोटों की गिनाई हुई, कितने निकले ये आपको बताऊंगा, लेकिन ये पहली तस्वीर है। लेकिन यहां तक तो ठीक था। आइए अगली तस्वीर दिखाऊं आपको। अगली तस्वीर क्लर्क साहब की तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। ये है वो क्लर्क जिन्होंने ये काली कमाई जोड़ रखी थी। और बड़ी बात यह है कि जब पहुंची आर्थिक अपराध शाखा तो इन्होंने घर में रखा हुआ फिनाइल पी गई। ऐसा काम ना किया होता तो फिनाइल पीने का नौबत नहीं आती। अगली तस्वीर आइए दिखाता हूं आपको। अगली तस्वीर यह है कि कैसे नोट के लिए गिनने के लिए मशक्कत करनी पड़ी आर्थिक अपराध शाखा को। या तो मशीन लेकर जाते, ये आप देख रहे हैं, ये मशीन, जी हाँ, मशीन मंगाई गई है। ये नोट गिनने की मशीन थी और उसके बाद नोटों की गिनाई हुई। नोटों की गिनाई होने के बाद गड्डियां बनाई गई 500, 2,000 की, और उसके बाद गड्डियां रखी गई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अब इनका महल देखिए जरा क्लर्क साहब का। ये है इनका आलीशान घर। पेशे से क्लर्क हैं, देख के रंज हो जाए। देखिए जरा, फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीरें। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो घर है ये क्लर्क साहब का घर है। बड़ा घर, बड़ी कोठी। कैसे कमाया, कैसे जोड़ा और कैसे बनाया, सभी ताज्जुब कर रहे हैं। लोगों की पूरी जिंदगी गुजर जाती है 2 कमरे का घर बनाने और खरीदने में, लेकिन क्लर्क साहब ने पूरी शिद्दत के साथ काली कमाई की और काली कमाई करने के बाद ये महल बनाया। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे बनाया। ग्राफिक लीजिए प्लीज। कैसे काली कमाई जोड़ी गई, कैसे तैयार किया गया, ये देखिए। ये है ढेर पैसों का। इनका नाम है हीरो केसरवानी। इनके घर आर्थिक अपराध शाखा, इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग ने छापा मारा दरअसल। और उसके बाद हुआ क्या कि मेडिकल शिक्षा विभाग में ये सीनियर क्लर्क हैं केसरवानी साहब। घर से 85 लाख कैश बरामद हुआ है इनके। करोड़ों की संपत्ति और भूमि के दस्तावेज मिले हैं इनके पास से। करीब 4 करोड़ की संपत्ति के कागजात मिले हैं। भोपाल के बैरागढ़ में स्थित 4 मंजिला मकान पर छापा मारा गया है। बैरागढ़ स्थित मकान की कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। बैरागढ़ के आसपास कॉलोनियों में महंगे महंगे प्लॉट खरीदे हैं इन्होंने। और आर्थिक अपराध शाखा की 15 सदस्यीय टीम ने इनके खिलाफ ये कार्रवाई की है। शुरू में परिवार ने कार्रवाई का विरोध किया, जैसे बाकी परिवार पार्क कर रहे थे। केसरवानी ने बाथरूम, उसके बाद देखिए केसरवानी ने बाथरूम क्लीनर पीने का दावा किया है और आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने उन्हें सरकारी अस्पताल में उसके बाद एडमिट कराया है। केसरवानी को बाद में हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केसरवानी की तबीयत अभी पहले से बेहतर है। सवाल बुनियादी है कि ये काली कमाई इकट्ठा ना की होती तो फिनाइल पीने की नौबत ना आती। अब जरा सुनिए आर्थिक अपराध शाखा के ऑफिसर क्या कह रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग में उच्च श्रेणी लिपिक हैं मिस्टर हीरो केसवानी। उनके घर पर आय से अधिक संपत्ति की सूचना मिली थी, जिसको वेरिफिकेशन के बाद माननीय न्यायालय से सर्च वारंट लेकर के तलाशी ली गई है। तो अभी तक की तलाशी में लगभग 85 लाख रुपए और करोड़ों की उनकी प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं और बैंक अकाउंट की भी डिटेल मिली है। अभी सर्च जारी है, कार्रवाई चल रही है। आइए आपको एक काली कमाई के इंजीनियर से आगे मिलवाएंगे, लेकिन पहले इन्होंने कैसे पैसा कमाया और बनाया है वो आपको बताता हूं। ये देखिए जरा, करोड़पति बाबू का जो भ्रष्टाचार है वो आप देख रहे हैं। हुआ ये कि हीरो केसरवानी ने 4,000 रुपए महीने से, सोचिए जरा, 4,000 महीने से नौकरी शुरू की थी, 4,000 महीने से, और उसके बाद ये करोड़ों कमा लिए। 7वें वेतनमान के बाद 50,000 रुपए महीना तनख्वाह हो गई। उसके बाद केसरवानी ने ज्यादातर संपत्ति अपनी पत्नी के नाम खरीदी। कई प्रॉपर्टी को बेचकर भी पैसा बनाया उन्होंने और घर से लाखों के सोने के गहने खरीदे और उसकी रसीदें मिली। केसरवानी के बैंक खातों में भी लाखों रुपए जमा हैं, साथ ही साथ पत्नी के खातों में भी लाखों कैश जमा है। इतना ही नहीं, केसरवानी के घर से 3 कारें मिली हैं। क्लर्क साहब के घर में भी 3 कारें थी। सोचिए, आरोपी का बड़ा बेटा जो है वो भी प्राइवेट नौकरी करता है। छोटा बेटा कुछ महीने पहले सरकारी विभाग में क्लर्क नियुक्त हुआ। क्लर्क साहब को पता है कि यही है सबसे बड़ी कमाई का अड्डा, तो पूरे परिवार को सेट करना है। हीरो केसरवानी को उसके बाद निलंबित कर दिया है। इस एक्शन के बाद चिकित्सा विभाग ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। उन्हें पता चला कि ये इलाज की आड़ में क्या कर रहे थे। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने भी इसकी जांच शुरू कर दी है।
आइए, तो काली कमाई के क्लर्क से मिल लिए, अब आइए काली कमाई के आपको इंजीनियर से मिलवाते हैं। चारों तरफ आजकल कैश ही कैश निकल रहा है, जिसकी यहां रेट पड़ती है वहां से गुलाबी और हरे नोट निकल रहे हैं। अब देखिए जरा ये तस्वीर, ये इंजीनियर साहब का घर है, जूनियर इंजीनियर है वैसे तो, घर देखिए कितना आलीशान है। जरा फिर से प्ले करिए और फुल स्क्रीन लीजिए जरा, पहले इंजीनियर साहब का घर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए घर गेट से शुरू हुआ, ये सह इंजीनियर साहब का घर है। ये गेट से अंदर घुसे, चमचमाती हुई गाड़ी आपको नजर आ रही है, बाहर ऑफिसर बैठे हैं। ये देखिए, ये है वॉशरूम, ये सह इंजीनियर साहब का वॉशरूम है, बड़ा बाथिंग टब भी आपको नजर लग रहा है, 5 स्टार होटल से कम नहीं है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, इसमें ये घर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अंदर अधिकारी, ये हैं इंजीनियर साहब जिन्हें आप देख रहे हैं, अधिकारी बैठे हैं, सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया। जितने नोट जोड़े थे, जितनी काली कमाई थी, सब कुछ निकलकर यंत्री साहब की बाहर आ गई है। आइए एक और तस्वीर आई है, अगली तस्वीर दिखाइए इधर, ये देखिए जरा, ये देख रहे हैं, ये है इनका ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम की तस्वीर देख रहे हैं। उसके बाद ये तस्वीर है, ये जो तस्वीरें बता रही हैं इंजीनियर साहब ने कितना जोड़ा, कितना कमाया है। आइए अब मैं आपको दिखाऊं, अब जरा ग्राफिक्स दिखाइए, यंत्री साहब का भ्रष्टाचार क्या है ये पूरा बताने जा रहा हूं। ये नोट कहां से जोड़े हैं ये देखिए जरा, इनके घर भी आर्थिक अपराध शाखा ही पहुंची थी। ईओडब्ल्यू की टीम ने जबलपुर में छापा मारा और आदित्य शुक्ला इनका नाम है, इनके मकान पर छापेमारी की गई। नगर निगम में असिस्टेंट इंजीनियर है आदित्य शुक्ला। आय से अधिक संपत्ति की शिकायत के बाद इनके ऊपर एक्शन हुआ। जांच में आय से थोड़ा बहुत नहीं, 203% से ज्यादा की संपत्ति के दस्तावेज मिले। रतन नगर में 3900 स्क्वायर फीट जमीन पर आलीशान बंगले का निर्माण कराया इन्होंने। 1500 वर्ग फुट के पैतृक जमीन पर आलीशान मकान का निर्माण कराया है। बैंक में 6,40,000 रुपए जमा है। बैंक के लॉकर में आधा किलो से ज्यादा 660 ग्राम सोना है। जब्त सोने की कीमत ही 18 लाख रुपए बताई जा रही है। बैंक के लॉकर से 1 किलो 66 ग्राम चांदी भी मिली है। घर से 3 कारें बरामद हुई हैं। क्लर्क साहब के घर भी 3 कारें थी। इंजीनियर के बंगले में ऐशो आराम का हर सामान मौजूद था। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा, यहां भी आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारी जो है वो क्या कह रहे हैं। जो साक्ष्य प्राप्त हुए उसके आधार पर ये पाया गया है कि इनके जो वैध स्रोत हैं आय के, उसकी तुलना में 203% संपत्ति और व्यय इनके द्वारा किया गया था, जो प्रथम दृष्टया आय से अधिक संपत्ति का अपराध पाए जाने से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत इन पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अभी जो सत्यापन में जानकारी प्राप्त हुई थी उसमें 2 इनके दो आवास की जानकारी मिली है। एक A16 रतन नगर, जहाँ पे सर्च कार्रवाई जारी है, वहाँ इन्होंने 3900 स्क्वायर फीट का मकान बनाया है। और एक पैतृक प्लॉट पे इन्होंने पुराने। और आइए आज की एक और बड़ी खबर है, जाते जाते आखिरी बड़ी खबर बताते हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री। योगी आदित्यनाथ यानी अपराध पर जीरो टॉलरेंस, उसी तरह हेमंता भी अपराध पर जीरो टॉलरेंस है। ये हेमंता बिस्वा शर्मा। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये दरअसल एक आतंकी का मदरसा था जिस पर हेमंता ने बुलडोजर चलवा दिया है। ये उनका एक्शन हुआ है। ये जो एक्शन है ये बता रहा है योगी की तरह उन्होंने बुलडोजर चलवाया है। ये एक आतंक का आरोपी था, संदिग्ध, जिसके मदरसे में इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही थी, ऐसा आरोप है, जिसके बाद ये एक्शन हुआ है। असम में योगी मॉडल से एक्शन लिया गया है। इसके बारे में आपको बताऊं, जिहादी मदरसे पर सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया है। हेमंता सरकार ने मदरसे पर यह बुलडोजर चलाया है और असम के मोरी गांव के मोईराबरी में यह कार्रवाई हुई है। और इस कार्रवाई में सरकार ने अलकायदा का यह मॉडल का मदरसा जो था यह गिरवा दिया है। जमीउल हुदा मदरसे से आतंकी गतिविधि चलती थी, आरोप यह है। और पुख्ता जानकारी के बाद मदरसे को सील कर दिया गया है। मदरसे में चलता था ब्रेन वॉशिंग का काम और अवैध लेन देन। इसके संस्थापक मुफ्ती मुस्तफा को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो फिलहाल जेल में है। मुफ्ती पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है और मुफ्ती के अलकायदा से जुड़े होने के भी सबूत मिले हैं, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया है। मुफ्ती के बांग्लादेशी आतंकियों से रिश्ते का भी पता चला है, जिसके बाद मुफ्ती को 28 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था और उनका जो मदरसा है उस पर बुलडोजर चलाया गया। मुफ्ती मुस्तफा समेत अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
और फिलहाल तो योगी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आज 10 बजे क्या खास है, हमारे सहयोगी बता रहे हैं। मृदुल बताइए। धन्यवाद सोहेल। आज 10 में है दम में आपको बताएंगे चीन और ताइवान की तकरार ने विश्व में कैसी टेंशन बढ़ा दी है। आपको ये भी बताएंगे कि जापान में क्या हो रहा है। साथ ही आपको बताएंगे कि आजमगढ़ में योगी क्यों हुआ है। थोड़ी देर बाद मिलते हैं 10 में है दम में। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। मैं सबसे पहले लोमस के पास जा रहा हूं। फुल फ्रेम लोमस, जरा दिखाइए क्या हो रहा है एसीसी के ऑफिस में। मुझे बताया जा रहा है वरिष्ठ नेता